प्राइम आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा प्राइम की। सबसे पहले कानपुर देहात से बहुत बड़ी खबर है और एक और अपहरण की खबर। कानपुर देहात से एक और अपहरण हो गया है और इस बार ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण हुआ है। यह खबर इस वक्त मिल रही है कानपुर देहात से। एबीपी गंगा लगातार आपको इस खबर को दिखा रहा है। 9 दिन हो गए लेकिन अभी तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पुलिस ब्रजेश पाल नाम के शख्स को छुड़ा नहीं पाए हैं और अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। ये बहुत बड़ी खबर, 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। 9 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। भोगनीपुर के चौरा गांव का ये मामला है। चौरा गांव के रहने वाला ब्रजेश पाल किडनैप हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। संजीत किडनैपिंग केस और उसके बाद संजीत को मार दिया गया। पुलिस 1 महीने के बाद कुछ जानकारी ला पाई तो सिर्फ वो जानकारी थी कि संजीत को मार दिया गया है। और एक और मामला कानपुर देहात ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण कर लिया गया है। फिरौती की कॉल भी आई है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, उत्तर प्रदेश में ये क्या चल रहा है? पहले संजीत केस, उसके बाद कानपुर देहात से मामला ब्रजेश पाल। 9 दिन हो गए, बताया जा रहा है 9 दिन हो गए। पुलिस को सूचना दे दी गई है, फिरौती का कॉल आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक है हालात कि जिस तरीके से कि कानपुर देहात के भोगनीपुर का एक चौरा गांव का रहने वाला है ब्रजेश पाल। वहां पर एक नेशनल धर्म कांटा है जहां पर ये काम करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि जो परिस्थितियां हैं इसके किडनैप होने की, वो बहुत अजीब हैं कि ये धर्म कांटे के अंदर था, सो रहा था अंडरवियर बनियान में, बाहर ताला लगा हुआ, इसने अंदर ताला लगा रखा था। यानी कि जब सुबह लोग जो बाहर धर्म कांटे पर सो रहे थे उनको भनक ही नहीं लगी कि ब्रजेश पाल कहाँ चला गया। रात में धर्म कांटे के अंदर था और सुबह वो लापता था। यानी कि आशंका जो जताई जा रही है कि कहीं कोई ऐसा परिचित आया, वो ब्रजेश पाल को ले गया, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है कि उसको बोरे में भरा और लेकर के चले गए। उसको जाहिर है कि उसको ले जाने के लिए पहले वो उसको एक सुरक्षित धर्म कांटे से ले गए होंगे अपने अड्डे पर। वहां तक ले जाने के लिए कोई किसी परिचित का इस्तेमाल हुआ होगा, वही उसको ले गया होगा और उसके बाद उसको किडनैप करके 20 लाख की फिरौती की मांग की गई है। इस पूरी घटना को लेकर के 10 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कानपुर देहात के पुलिस के आप दर्शकों को ये भी बताएं, आप बता रहे हैं कि वो भीतर धर्म कांटे के भीतर सो रहा था और अंदर से ताला भी लगा था, अंदर से बंद, और बाहर कुछ और लोग सो रहे थे। तो जब कोई और आया था तो बाहर सो रहे लोगों को क्या पता नहीं चला कि कोई आया है, या अंदर ही अंदर से कोई दूसरे गेट से उसको लेकर गए हैं ये अपराधी? नहीं, देखिए, एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि पहले भी बताया, कि जो लोग धर्म कांटे के बाहर सो रहे थे उनको भी पता नहीं लगा कि ब्रजेश अंदर सो रहा था और सुबह कहाँ चला गया। और सुबह जब धर्म कांटे का दरवाज़ा खोला गया तो वो लॉक भी था। यानी कि पहले लॉक था जब ब्रजेश अंदर था और जब ब्रजेश गायब हुआ तब भी लॉक था। कोई परिचित आया, उसको ले गया और ले जाने के लिए, चूंकि वो वहाँ पर काम करता था तो उसको लगा होगा कि रात में क्यों खुला छोड़ दिया जाए, तो उसने खुद ही, संभवतः जो अभी तक लग रहा है, पुलिस को भी लग रहा है कि उसने खुद ही धर्म कांटे के गेट को बंद किया और उसके बाद वो उनके साथ चला गया। और उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किडनैप किया जा रहा है। और जब वो वहाँ पर उनके पास पहुँचा, एक उनके अड्डे पर ले जाया गया होगा, तो शायद उसका किडनैप कर लिया होगा और उसी के बाद से 20 लाख की फिरौती की मांग की गई है। इसमें पुलिस को किसी परिचित, किसी बहुत ही करीबी विश्वस्त व्यक्ति के हाथ होने की आशंका, लेकिन अभी तक कानपुर देहात पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खाली हाथ। ठीक है संतोष, आप हमारे साथ बने रहें, खबर बहुत बड़ी है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। तो कानपुर में लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बिकरू कांड, फिर संजीत हत्याकांड, उसके बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही को देखते हुए कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार का तबादला झांसी कर दिया गया है और अलीगढ़ में तैनात रहे डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई। यूं तो कुल 15 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, लेकिन कानपुर सुर्खियों में ज्यादा बना हुआ है। इसके चलते यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। वहीं अमेठी में कार्रवाई को लेकर लापरवाही का मामला आने पर वहां के पुलिस अधीक्षक ख्यातिगर को हटाकर दिनेश सिंह को अमेठी का जिम्मा सौंपा गया है। तो 15 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। संतोष, इससे पहले हमने बात की थी कानपुर के मामले की कि दिनेश कुमार पी को, उनको क्यों झांसी भेजा गया और प्रीतिंदर सिंह को क्यों जिम्मेदारी दी गई। जो ये 15 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, इसके बारे में आप बताइए कि इन बाकियों का ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे का क्या ये रूटीन प्रोसेस है या फिर कोई विशेष कारण थे कि इन सब का ट्रांसफर किया गया?
देखिए रूटीन अधिकारी भले ही इसको कहते हो रूटीन, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक के पीछे एक अपने कारण है। कानपुर और अयोध्या में डीआईजी रैंक के अधिकारी को बनाया गया। डॉक्टर प्रीतिंदर कानपुर के पुलिस चीफ बनाए गए और अयोध्या की जिम्मेदारी दीपक कुमार को दी गई है। दोनों डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, बड़े जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, लिहाजा वहाँ पर बड़े अफसर अनुभवशाली अफसरों को तैनात किया गया। वहीं दूसरी ओर अमेठी, जालौन, लखीमपुर खीरी, झांसी और इसके साथ ही बस्ती रेंज, अलीगढ़ रेंज, ये ऐसी थी जहां पर कि अफसरों के तबादले के पास से, जैसे कि दिनेश कुमार पी झांसी गए हैं तो वहां पर जो एसएसपी थे उनको हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अमेठी में ख्याति गर्ग थी, लेकिन माँ बेटी के आत्मदाह के बाद से अमेठी पुलिस की कार्रवाई कहा जाए कि सवालों के घेरे में आई, तो ख्याति गर्ग को लखनऊ में डीसीपी बनाया गया। वहीं दिनेश कुमार सिंह जो लखनऊ में डीसीपी थे वो वहां पर भेजे गए हैं। इसके साथ ही के सत्यनारायण जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं उनको तैनाती दे दी गई है। ये अधिकारी भले ही कहीं ना कहीं इसको रूटीन ट्रांसफर मानते हैं, लेकिन हर एक के पीछे वजह है। जो लखीमपुर खीरी में लंबे समय से तैनात पूनम थी उनको पीएसी भेज दिया गया है। तो यानी कि जो लगातार जो फीडबैक मिल रहा था, सबसे बड़ी बात कि इसके दौरान कानपुर के बिकरू कांड के बाद जो सरकार ने जो नोडल अधिकारी बनाए थे हर जिले के लिए, ये अगर कार्रवाई अगर देखा जाए तो उस नोडल अधिकारी और जो नोडल योजना थी उसकी संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास ज्यादा फिर से बेहतर लौटूंगा। तो आपको बता दें कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, हालांकि इनके पीछे की बहुत सारी वजह हैं, लेकिन भले अधिकारी इसको रूटीन प्रोसेस कह रहे हैं। बढ़ते आगे, अब बिकरू कांड की चश्मदीद मनु दुबे का एक और वीडियो सामने आया। इससे पहले भी कई वीडियोस और ऑडियोस उनके वायरल हुए हैं, एक और वीडियो वायरल हुआ है और अब ताजा वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे विकास दुबे ने खुद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को गोली मारी थी और उसके साथ अमर और अतुल दुबे भी थे। आनंद में तो अमर को देखा था हमने, और ये जो उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है, ये जो क्या अतुल थे उनने कहा था, और विकास दुबे ने तो खुद गोली मारी थी और ये भी बोला था एनकाउंटर करने आएगा। मेरा कमरा है कि आनंद में तो अमर को देखा था हमने, और ये जो उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है, ये जो क्या अतुल थे उनने कहा था, और विकास दुबे ने तो खुद गोली मारी थी और ये भी बोला था एनकाउंटर करने आएगा। मेरा कमरा है कि विकास दुबे ने ये कहते हुए गोली मारी कि मेरा एनकाउंटर करने के लिए आया हुआ है। उसमें हेकड़ी थी, उसके इस बात में एक गुरूर था, घमंड था कि मेरा एनकाउंटर करने के लिए आया, उल्टा तेरा एनकाउंटर हो गया, उल्टा तुझे मार दिया गया, तुझे गोली मार दी है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर अमरोहा से बड़ी खबर, बीजेपी नेता और 3 बिजली कर्मचारी पॉजिटिव निकले। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई अमरोहा से खबर मिल रही है। बीजेपी नेता और 3 बिजली कर्मचारी पॉजिटिव मिले। 12 घंटे में 53 नए पॉजिटिव मरीज मिले अमरोहा के बाद। अमरोहा में केसेस आना और वो भी इतनी बड़ी संख्या में चिंताजनक बात है। और बीजेपी नेता पॉजिटिव मिले, साथ ही साथ बिजली कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं और कुल मिलाकर 12 घंटे के भीतर 53 नए पॉजिटिव केसेस अमरोहा में आए हैं, जो चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हैं कि स्थितियां आने वाले दिनों में विकराल रूप धारण कर सकती हैं, स्थितियां खराब हो सकती हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और बिगड़ते हालातों को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। जुलाई में आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है और शनिवार को भी 2984 कोरोना संक्रमित मिले। इसको लेकर अब फिर से खुद मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद पूर्वांचल जाने वाले, बलिया और वाराणसी में उनका दौरा है, जहां पर वो कोरोना के इंतजाम देखेंगे और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पूर्वांचल का दौरा, जहां वो पहले बलिया जाएंगे, उसके बाद वाराणसी में पहुंचेंगे, वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि आज अधिकारियों को जमकर फटकार लग सकती है, क्योंकि बेकाबू हो चुका है वाराणसी में कोरोना। और इसी के मद्देनजर लोग ये कहने लगे हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। ये कहा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी घर में ही रहें और घर से ही अपने लिए व्यवस्था जो कर सकते हैं आप वही करें। अब इस बीच में मुख्यमंत्री का ये पूर्वांचल का दौरा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री को सूचित किया गया हो, जानकारी ये दी गई हो कि ये हालात हैं। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर पहुंच रहे हैं पूर्वांचल
बहुत महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बलिया का, वाराणसी का। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष तो लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ नीतीश भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। संतोष, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं नीतीश का एक बार रुख कर लेना चाहता हूं। नीतीश, अब किस तरह की हलचल है वह मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर, क्या तैयारियां हैं और अब क्या पता चल पाया कि कहां कहां पहुंचेंगे, कहां कहां किस किस से मिलेंगे, बैठकें कितनी होंगी, कब तक होंगी? राजीव, अगर बलिया की बात करें तो बलिया 11:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और 11:30 बजे पहुंचने के साथ सबसे पहले बैठक लेंगे और उसके बाद वहां पर एक दौरा करेंगे और उसके बाद बनारस लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। इन 1.5 घंटों के दौरान जो मंडल स्तरीय बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़, इन 4 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और इस बैठक में ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि कोविड-19 के जो इंतजाम है उसको लेकर तो है ही, आगे आने वाली जो बाढ़ है उसको लेकर भी खास बताया जा रहा है ये दौरा कि आगे के इंतजाम कैसे हो। लेकिन जिस तरह से कोरोना मामलों को लेकर जमीन पर लापरवाही दिखाई दे रही है, जिस तरह से इंतजामों में शिथिलता दिखाई दे रही है, कहीं भी किसी तरह के इंतजाम पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि निश्चित तौर पे आज अधिकारियों को फटकार लगने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अधिकारी तंत्र में मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के बाद से ही दहशत व्याप्त है। हर ओर कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जल्दी जल्दी जो कागजों पे जो चीजें बच गई थी उसको पूरा करने की होड़ लगी थी, चाहे वो नगर निगम हो या अन्य विभाग हो, हर तरफ कागजी खानापूर्ति की व्यवस्था तैयार की जाने लगी थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री के सामने जो कागजी आंकड़े पेश किए जाते हैं मुख्यमंत्री उस पर संतोष जताते हैं या जो व्यवस्था की हकीकत है उस पर अधिकारियों को डांट पिलाते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। दौड़ भागे वो शुरू कर देंगे। संतोष, मैं आपके पास आना चाहूँ। 3000 केसेस एक दिन में, ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है, लेकिन स्थितियां क्या वाकई चिंताजनक है या नहीं है? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं, समझाएं कि ये 3000 का आंकड़ा क्या चिंताजनक माना जाए या नहीं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत चिंताजनक है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और हमारी भी अपील है कि अब लोग ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल घरों में ना निकले, क्योंकि संक्रमण लगातार फैल रहा है। सरकार दलील दे रही है कि हम टेस्ट कर रहे हैं इसलिए टेस्टिंग के बाद लोग आ रहे हैं, यानी कि लोग संक्रमित हैं तभी उनका टेस्ट में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। ऐसा अगर सरकार नहीं करती तो मौतें होने लगती, अगर टेस्ट नहीं करती तो मौतें होने लगती। टेस्टिंग हो रही है तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो यानी कि उनका एक सुखद पहलू ये है कि वो चिन्हित होकर के उनका इलाज माकूल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमण फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अब संक्रमित ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। एक एक दिन में 3000 लोग संक्रमित नए मरीज आ रहे हैं। अभी तक अगर जहाँ जाए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 62,000 के आसपास मरीज उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी 22,000 ही अस्पतालों में भर्ती हैं, 39,000 से अधिक मरीजों का इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अब वो कोई नानुकुर नहीं सुनने वाले। जैसे हमारे साथी नीतीश बता रहे थे कि कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, तो अधिकारियों के लिए कागजी घोड़े दौड़ाना अब उनके लिए बहुत मुफीद नहीं होगा। मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे अगर उनको कहीं से लापरवाही मिली। लखनऊ में बीते 24 घंटे में लखनऊ के सीएमओ हटा दिए गए, नरेंद्र अग्रवाल ये हटाए गए। ये अपने आप में राजनीतिक लॉबी में भी और ब्यूरोक्रेसी की लॉबी में भी सीएमओ साहब बहुत कद्दावर थे। हालात ये थे कि भरी मीटिंग में डीएम लखनऊ से उनकी तकरार हो जाया करती थी। जिला प्रशासन का मुखिया होता है डीएम लखनऊ, लेकिन उनसे वो तकरार करते थे। वो अपने रसूख के दम पर किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। यही वजह थी कि लगातार जो समन्वय की कमी के चलते राजधानी लखनऊ में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता गया। उसी के बाद से जब बीते रविवार को ही ठीक 7-8 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की समीक्षा की थी। लखनऊ के डीएम, कमिश्नर, मंडलायुक्त, सीएमओ, प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव, डीजीपी सभी को बुलाया था। और उसके बाद उस मीटिंग में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने सीएमओ को फटकार लगाई थी कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। यानी कि साफ संकेत थे कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आप कितने भी सोर्सफुल हो, कितने भी किसी भी लॉबी के लोग हो, लेकिन अगर हालात नहीं होंगे, ठीक होंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधे से मैसेज दे दिया गया। और अब बलिया का दौरा है और आज वाराणसी का दौरा है। वहां के अफसरों के लिए आज का दिन बहुत कठिन होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को कहीं से भी लापरवाही उन्होंने पकड़ ली तो समझ लीजिए बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर पर हम आपके पास लौट रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, आज वो पूर्वांचल जाने वाले हैं। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको ये भी देते हैं कि वाराणसी में छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और तारीख बताई जा रही 1 अगस्त को शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री बात करने वाले छात्रों से और छात्रों को ऑनलाइन प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। और हैकाथॉन 2020 सॉफ्टवेयर संस्करण की शुरुआत हो रही है और 1 से 3 अगस्त तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का एक कार्यक्रम है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए। नीतीश, बताइए कितनी बड़ी संख्या के कितने स्टूडेंट्स को संबोधित करने वाले हैं और किस तरह का संबोधन होगा प्रधानमंत्री का स्टूडेंट्स के साथ? राजीव, अभी जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या तो अनुमानित बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का 1 अगस्त को शाम को संबोधन होने वाला है उसे लेकर छात्र बड़े उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इस हैकाथॉन की शुरुआत पहले भी 2 बार कराई जा चुकी है। इस हैकाथॉन को पहले भी 2 बार कराया जा चुका है और अब जो 1 अगस्त को शुरुआत होगी वो आने वाले समय में छात्रों के लिए किस तरह का चैलेंज होगा। निश्चित तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा हो सकती है और छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री छात्रों को मंत्र दे सकते हैं और इसके साथ ही छात्र भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं। तो निश्चित तौर पर बीएचयू में उत्साह है, छात्रों में उत्साह है इस पूरे हैकाथॉन को लेकर। राजीव, ठीक है नीतीश, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संबोधित करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं और दूसरे और गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच में बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियां और तेज हो गई। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस खबर पर नजर बने हुए, इस खबर को दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम फौरन लौट रहे हैं। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। 24 घंटे 8 पहर, कहीं भी कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भूमि पूजन को लेकर जायजा लिया था, तो आज अयोध्या में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। साफ है कि सीएम योगी ने कहा था कि 500 सालों के बाद अयोध्या में यह शुभ घड़ी आई है, तो इस अवसर पर भव्य और शानदार काम होगा। इसको लेकर क्या खास तैयारियां चल रही हैं, ये जानेंगे हम अपने संवाददाता शैलेश अरोड़ा से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। शैलेश, आप बताइए क्या तैयारियां चल रही है मुख्यमंत्री के आने के बाद, और क्या तेजी देखने को मिली है और कैसे दिखेगी? हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं, उनके जहन में एक तस्वीर पैदा हो कि कैसे दिखेगी अयोध्या जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे।
निश्चित रूप से राजीव, अयोध्या में जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा 500 साल के बाद ये घड़ी आ रही है और निश्चित रूप से बहुत ही अहम मौका होगा। 5 अगस्त की वो तारीख जिसका एक लंबे समय से सभी को इंतजार था। हम इस समय सरयू किनारे मौजूद हैं और घाट पर साफ सफाई का काम चल रहा है। जैसा कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो साफ सफाई का अभियान है वो उसी तरह चलना चाहिए जैसे दिवाली के पहले लोग स्वच्छता करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसी तरह से। और आप देखिए कि कितना ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। इसी तरह से घाट पर अलग अलग जगह जो स्वच्छता कर्मी हैं उनको लगाया गया है और सुबह से ये अभियान चल रहा है। 3 अगस्त तक एक वृहद सफाई अभियान चलेगा और घाट के पास आप अगर देखें तो देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई यहाँ पर हो चुकी है और लगातार ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज क्योंकि देखिए वीकेंड लॉकडाउन है, इस वजह से यहाँ पर घाट के किनारे थोड़ा सन्नाटा भी दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ नीचे की तरफ आती थी उनके ऊपर सख्ती कर दी गई है। फिलहाल आने से उनको रोक दिया गया, बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी राजू जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय, आप देखिए कि किस तरह से लगातार यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अलावा 3 तारीख तक ये अभियान चलेगा वृहद रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 तारीख के बाद नहीं, 3 तारीख तक वृहद अभियान होगा। उसके बाद 5 को क्योंकि आयोजन है तो आगे भी सफाई का जो काम है वो चालू रहेगा। इसके अलावा 4 और 5 अगस्त को एक बड़ा दीपोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और यहाँ के जो साधु संत हैं वो भी काफी उत्साहित है इस आयोजन को लेकर। इस 5 अगस्त की जो तारीख है उसको लेकर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश का असर सीधा सीधा जलस्तर, बढ़ते जलस्तर पर दिख रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर उस दिन जलस्तर बढ़ता है तो उससे पहले क्या कोई तैयारियां हैं कि बढ़ते जलस्तर से किसी तरह का खलल ना पड़े, दिक्कत ना हो? राजीव देखिए, जैसा हमने बताया हम अभी सरयू के किनारे ही मौजूद हैं और फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर जो कार्यक्रम होने हैं जिस तरह से, तो अभी जो नदी का यहाँ पर सरयू का जो जल स्तर है कल और आज में भी अगर हम मिलाएं तो कल से कुछ कम नजर आ रहा है आज सरयू का जलस्तर, क्योंकि हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, थोड़ा सा किनारे की तरफ खड़े, इसलिए यहाँ से हम सीधी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे ये आप देख सकते हैं इधर एक पूरी जो ये जाली दिख रही है, जाली के दूसरी तरफ सरयू नदी है, वहां पर फिलहाल अभी काफी गुंजाइश है। तो अभी कोई ऐसी संभावना नहीं लग रही है कि जो 5 अगस्त का कार्यक्रम है उससे पहले इतना बढ़ जाएगा जल स्तर की यहाँ पर कोई समस्या हो सकती है फिलहाल। लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से हर तरह की सावधानी बरती जा रही है, हर चीज की एहतियात रखी जा रही है। जितने अधिकारी हैं सब अलर्ट पर हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि जैसा हमने देखिए पहले भी कहा, मुख्यमंत्री कल आए, उन्होंने साफ कहा कि 500 साल के बाद ये वक्त आ रहा है, ये घड़ी आ रही है, तो इसके लिए किसी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। हर तरह के जो और वो तैयारियां हमें दिखने भी लगी हैं। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और अच्छी बात यह है कि नदी का जलस्तर ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो ऐसे में उससे ज्यादा समस्याएं नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई कोर्स कसर नहीं छूटने, क्योंकि 500 साल के बाद ये दिन आ रहा है। तो 5 अगस्त वो तारीख है जब भूमि पूजन होना है और 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है और जायजा लेने के लिए अयोध्या की सरजमी पर खुद मुख्यमंत्री कल पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। के कार्यक्रम की तैयारी की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। दोपहर करीब 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या की धरती पर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों से कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट लिया। फिर सीएम योगी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने श्री रामलला को फूलमाला अर्पित की, उनके आगे शीश नवाया और रामलला की आरती भी की। सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर में निरीक्षण किया। वो पीएम मोदी की यात्रा से पहले कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते।
5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। श्री रामलला के दर्शन के बाद सीएम ने साधु संतों के साथ बैठक की और पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। साथ ही भूमि पूजन को लेकर भी कार्यस्थिति को समझा। कोरोना काल में भूमि पूजन के लिए 2 गज की दूरी का पालन करते हुए खास तैयारियां की गई हैं। मठ मंदिरों में अनुष्ठान होंगे तो घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई जाएंगी। दूसरी तरफ सरयू आरती में भी उत्साह दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।